अटल जी कहते थे जिसे पक्षपात करना है, अपराध का साथ देना है, वो दिल्ली जाए और दिल्ली के दरबार में मुद्रा झाड़े। और आज यही लोग दिल्ली के दरबार में जाकर के मुद्रा झाड़ते हैं और एक अपराधी को गृह मंत्री बिहार के अंदर बनाया जाता है। इससे बड़ा लोकतंत्र में काला दिन हो नहीं सकता है। एक एक विधानसभा में 65 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया गया। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले घोषणा हुई, फिर ज्ञानेश कुमार ने चुनाव घोषणा करी और चुनाव के बीच में हर फ्राइडे से पहले जब अगला चरण आता था तो खातों के अंदर 10-10 हजार रुपए डाला जाता। कांग्रेस के लोग जेल क्यों नहीं जाते? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में इलू इलू चल रहा है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलेगा। जो लोग भी इस यात्रा में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 1 घंटा भी इस यात्रा के सहभागी बने हैं, तो ये मेरी बात आप लिख लीजिए। आप आने वाले भविष्य का इतिहास लिखने जा रहे हैं, इसे भुलाया नहीं जा सकता। कई ऐसे बुजुर्ग साथी हैं 20 किलोमीटर दिन में चले, 22 किलोमीटर दिन में चले। नीलम जी 1 मिनट रुक जाइए, अभी आप शांत रहना है मंच पर। हमारे कई प्रांतीय अध्यक्ष अपना घर का व्यापार, काम धंधा छोड़ करके चले। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, याद रखो आज हमारी यात्रा पर कई लोग सकारात्मक चर्चा भी करते हैं, कुछ लोग नकारात्मक चर्चा भी करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसी सभा में, इसी मंच पर कम से कम आने वाले 10 साल के बाद 40 विधायक यहां बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ये याद रख लीजिएगा। मैं सपने देखता हूं, सपने मैं आसमान के देखता हूं, कभी सपने मैंने छत के नहीं देखे। छत के सपने देखेंगे तो हम लोग गटर में गिर जाएंगे। हमें परिस्थितियों का मूल्यांकन करना है। हमें उम्मीद करनी है कि जनमत के जो फैसले के साथ आगे बढ़ना है। क्या हुआ बिहार के अंदर? बिहार के लोगों को ऐसा गृह मंत्री मिला है जो हत्या का आरोपी है, जो बरी नहीं हुआ है, आयु छोटी करके, माइनर होकर के वो बरी हुआ। उसके बाद जिद्द और हराकिरी देखी है सरकार की। चलो ये प्रकरण आपकी सरकार आ गई, आपके सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना रहे हैं। उस सम्राट चौधरी को जिस पर हत्या के आरोप है, लूट के आरोप है, यही सुचिता की राजनीति है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो अटल जी ने यही कहा था कि हम सुचिता की राजनीति करेंगे। अटल जी कहते थे जिसे पक्षपात करना है, अपराध का साथ देना है, वो दिल्ली जाए और दिल्ली के दरबार में मुद्रा झाड़े। और आज यही लोग दिल्ली के दरबार में जाकर के मुद्रा झाड़ते हैं और एक अपराधी को गृह मंत्री बिहार के अंदर बनाया जाता है। इससे बड़ा लोकतंत्र में काला दिन हो नहीं सकता है। आप किससे उम्मीद करते हैं? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का पिछला चुनाव आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सीट पर 48,000 वोट अकस्मात उड़ा दिए गए। पिछले चुनाव में 1,48,000 वोट, इस चुनाव में 46,000 वोट काट दिए गए। क्या ये लोकतंत्र है? क्या इस पर जनमत में चर्चा नहीं होनी चाहिए? चुनाव से पहले आपने बिहार में कह दिया 10-10 हजार रुपए हम महिलाओं को देंगे। एक एक विधानसभा में 65 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया गया। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले घोषणा हुई, फिर ज्ञानेश कुमार ने चुनाव घोषणा करी और चुनाव के बीच में हर फ्राइडे से पहले जब अगला चरण आता था तो खातों के अंदर 10-10 हजार रुपए डाला जाता था। मैं जनता से भी पूछना चाहता हूं, क्या इन 10 हजार से पूरा जीवन चल जाएगा? राष्ट्रीय वहां पर सुभाषद के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, 4 सीट मिली, 1 सीट मधुबनी में मिली,
उनका कोई चुनाव चिन्ह नहीं जानता, वो भी 1 लाख वोट पा गया। वो 1 लाख वोट आया कहां से? खुद सांसद बन गए, पत्नी विधायक बन गई, बेटा मंत्री बन गया और परिवारवाद का आरोप पूरी दुनिया पर लगा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र है? हमें किससे उम्मीद होनी चाहिए? हमें व्यवस्था का सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए क्या? अरे दिनेश जी एक बार सुनिए, मैं काम की बात कर रहा हूं। ये सब बीच बीच में आ रहे हैं, आप नाम दे रहे हैं। क्या व्यवस्था का सवाल नहीं उठाना चाहिए? महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार आवासीय घोटाले में ईडी की रेड पड़ी। देवेंद्र फडणवीस कहते थे मंच पे से, अजीत पवार आप भविष्य में गिरफ्तार होंगे एंड यू आर चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, देवेंद्र फडणवीस बोलते थे। लेकिन वो भाजपा में शामिल हो गए, सारे मुकदमे हटा लिए गए। बाद में और तो छोड़ो, उसी सरकार ने जिसने उस पर ईडी का छापा मारा, उसी सरकार के अंदर वो उप मुख्यमंत्री बन गए। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये जनता को बताना नहीं पड़ेगा? हमारे बीच में शारदा घोटाले के अंदर 2015 में जो असम के मुख्यमंत्री हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, ईडी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे मारे और वो दोनों के दोनों भाजपा में आ गए। एक असम के मुख्यमंत्री बन गए और एक विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बन गए। ऐसे कई और नाम है। आपको यह समझना पड़ेगा, इसके साथ साथ इस देश में चल क्या रहा है। हमारी पार्टी में हमारे सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल जेल गए। जेल में किस लिए डाला? कि जी हमारे को ऐसा पता चला है कि अज्ञात सोर्सेस से आपके पास धन आया है। जेल में रहे, 1 रुपए का हिसाब कोई ले नहीं पाया। ईडी इन्फोर्समेंट वाले 1 रुपया रिकवर नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे, सतेंद्र जैन जेल में रहे, कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। 1 रुपया सरकार हासिल नहीं कर पाई। संजय सिंह जी जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जेल में रहे। अरे सीखना चाहिए देश के विपक्षी लोगों को। एक बार उनका नेता मंत्री जेल में जाता है तो पाला बदल करके वहां चला जाता है, अजीत पवार की तरह। हमारे नेता कोई पाला नहीं बदला, जेल में गए, समझौता नहीं किया। ये सीखना पड़ेगा आपको। और संजय सिंह जी का कसूर क्या था कि संसद में क्वेश्चन करते हैं। लेकिन इस मंच पर से मैं आपको कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन को जनमत के मूल्यों को समझना पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं, अरे और तो और छोड़िए, जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन करी उसके 3 दिन बाद मुझे भी इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। अरे मैंने कहा तो मैं तो अभी लॉन्च हुआ हूं आम आदमी पार्टी में, अभी मार्केट में आया हूं। कहा कि तू गया क्यों, तू भी हिसाब दे अपना। अरे मैंने कहा अभी तो मैं तुम्हारे हाथ में भी बना भी नहीं हूं कुछ, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा जनता जनार्दन को। कार्यकर्ता बंधुओं जो आप लोग बैठे हैं और जो लोग मंच पे बैठे हैं, कांग्रेस के लोग जेल क्यों नहीं जाते? भाई अखबार का घोटाला कांग्रेस का आया, राहुल गांधी पर कई घोटाले सरकार लेकर के आई, कांग्रेस के कई लोगों पर लेकर के आई। हम ये समझना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोगों को ईडी भेज करके यह सरकार जेल क्यों नहीं भेजती है? अरविंद केजरीवाल जी के पीछे क्यों है? क्यों संजय सिंह जी के पीछे है? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में इलू इलू चल रहा है, प्यार मोहब्बत, तेरी जवानी हुल्लू लाला हुल्लू लाला। मेरे खिलाफ कांग्रेस ने कैंडिडेट वही खड़ा किया जो हमारी पार्टी का था, तोड़ लिया, उसको पैसे दिए। दिल्ली में 35 सीटों पर कांग्रेस को पैसा मुहैया कराया गया बीजेपी के द्वारा। यह कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं लड़ रही बीजेपी के साथ, यह खाली अपने पाप को छुपा रही है।
इसलिए इस मंच के माध्यम से जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में, मैं ईमानदार कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के रास्ते खुले हैं आपके लिए। छोड़ो ऐसी पार्टी को जो भाजपा के साथ मिलकर के इलू इलू कर रही है। क्या देश के मूल्यों को समझना नहीं पड़ेगा? हमें तर्क शक्ति के साथ जनता को समझाना नहीं पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी 2013 के भाषण में कहते थे डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो गया है। रुपए की कीमत 2013 के अंदर 58 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जो गुजरात के, सब लोग बोलते थे मनमोहन सिंह बोलते नहीं है। अब ये लोग किसी को बोलने देते नहीं है। मनमोहन सिंह के जमाने में 58 रुपए डॉलर हुआ और डॉलर के मुकाबले आज रुपए की क्या कीमत है? सांसद जी, आज डॉलर के मुकाबले रुपया 90 रुपया हो गया। ये दुर्गति आज हिंदुस्तान की हो गई। हमारे बराबर थोड़ी जिस बांग्लादेश के नाम पर ये तर्क कर रहे हैं, बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है 18,000 रुपए से ऊपर हो गई, वो प्रति व्यक्ति आय बिहार से ज्यादा है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय 6,000 रुपए है और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 18,000 रुपए है। मेरे भाई और बहनों, हमें सांसद जी, जो मंच पर बैठे हुए नेता हैं विनय पटेल जी और पवन तिवारी जी, आप भी सुनिए, तर्क के साथ हमको अपनी बात रखनी है। आखिरी उम्मीद किससे रहती है? आखिरी उम्मीद हमारी न्यायालय से है। न्यायालय में चल क्या रहा है? 2014 से लेकर के 2025 के बीच जितने जज रिटायर हुए उसमें 25% जजों ने पुरस्कार स्वरूप भारत सरकार में रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े मलाईदार पद हासिल किए। वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपको समझना पड़ेगा। ए भाई साहब, हेलो भाई साहब, हम पानी अपने आप ले लेंगे, उधर हो जाओ। मैं अभी फलों में बैठा समा में बन रहा हूं तो बीच में घुस गए। न्यायाधीशों को क्या क्या हुआ? आदर्श कुमार गोयल ये जज थे, नियुक्ति 2014 में हुई, रिटायरमेंट 2018 में हुई और सेम डे 2018 में रिटायर हुए। इनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून का चेयरमैन बना दिया गया। जानते हैं क्यों बनाया गया? क्योंकि मोदी सरकार बनने के 2 महीने बाद जज बने। 2018 में इसलिए रिटायर हुए क्योंकि अयोध्या मामले का फैसला ये दे नहीं सकते थे। अयोध्या मामले का फैसला लेना था और वह 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी वकील थे, इसलिए उन्हें रिटायरमेंट करके बाहर भेजा गया और उसके पुरस्कार स्वरूप इनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया गया। दूसरे जज हुए अरुण मिश्रा, नियुक्ति 2017 में हुई, रिटायरमेंट 2020 में हुए, नियुक्ति 2021 जून यानी कि 9 महीने के बाद NHRC का ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। मोदी सरकार बनने के 3 साल बाद जज बने। प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने अडानी समूह के पक्ष में दिल्ली में कई फैसले दिए। सांसद जी महत्वपूर्ण है। दिलीप पांडे जी, यह महत्वपूर्ण है। अरुण कुमार मिश्रा जज थे, अडानी समूह के पक्ष में कई फैसले दिए और कई फैसले देने के बाद रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद इनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद अशोक भूषण 2016 में जज हुए हाई कोर्ट के, 2021 में रिटायर हुए। 2021 नवंबर में यानी कि 4 महीने के बाद नेशनल कंपनी लॉ आर्बिट्रेशन का चेयरमैन बना दिया गया इनको। यह मोदी सरकार के 2 साल बाद बने। इन्होंने आधार कार्ड को और NRC को रद्द किया। सांसद जी, NRC को इन्होंने ही रद्द किया था। इस जज का नाम है अशोक भूषण और उसके बाद केंद्र सरकार ने इनको नेशनल कंपनी लॉ का चेयरमैन बना दिया। शॉर्ट करना है, अभी तो 3 आ रही है गाड़ियां, कहां आ गए? हेमंत गुप्ता, अब्दुल नजीर, इन्होंने ट्रिपल तलाक को वैधानिक बताया और इन्होंने नोटबंदी को 4-1 से लागू किया और अब्दुल नजीर को उसके बाद राज्यसभा भेज दिया गया। यानी कि इसमें
राज्यसभा का नॉमिनेटेड राष्ट्रपति के द्वारा इनको नॉमिनेशन बना दिया गया। भारत में ऐसे कितने ही जज हुए जो 2 महीने के बाद राज्यपाल बन गए। अब किस न्यायाधीश के पास जाएं हम, किससे हम उम्मीद करें? जब न्यायाधीश ही न्याय के साथ अन्याय करेंगे तो क्या ये सरकारें चल पाएंगी? इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, जिले जिलों में जाओ, न्यायाधीशों की जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हुए हैं उनके बारे में पढ़ो। और आज गवई साहब रिटायर हो गए, सूर्यकांत नए जज आ रहे हैं। गवई साहब जाते जाते अपने भतीजे को जज बना गए हाई कोर्ट का और कह गए मुझे कोई सरकारी पद नहीं चाहिए। यह कॉलेजियम सिस्टम है क्या? इसमें सरकार की दखलंदाजी क्यों हो रही है? हमें इन सब पर विचार करना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे अपील कर देना चाहता हूं कि सरकार ऐसे काम कर रही है कि जो उनके साथ चला जाए। आपने सुना होगा सांसद जी हार्दिक पटेल, षड्यंत्र का चार्ज लगाया था देशद्रोह का। हार्दिक पटेल भाजपा में आ गया, सारे चार्जेस खत्म कर लिए गए। विनोद जटासरा महाराष्ट्र के मंत्री, बंगाल के जितने लोग थे, जो लोग भाजपा में गए, सारे मुकदमे उनसे वापस ले लिए गए। और पूछताछ किससे हो रही है? संजय सिंह से, सांसद जी से, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से, सत्येंद्र जैन से। और छोटा मोटा मैं विधायक हूं, मेरे को भी नोटिस भेज दिया। मैंने कहा मुझे अकेला क्यों भेजा, चौधरी सुरेंद्र को क्यों नहीं भेजा? इनसे भी पूछ लेते, ये काहे बचे हुए थे? मैं एक सामान्य सी बात कर रहा हूं, मैं सबको भेज दो, हमको भी जेल भेज दो। हमारा कसूर इतना है कि हम भाजपा छोड़ करके यहां आ गए। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नारा लगता है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संदर्भ में काम कर रहे हैं। हमें समाज के सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए काम करना है। तो कसम खा के बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर तहसीलदार के पास चले जाओ, तहसील में चले जाओ, कानून के पास चले जाओ, बताओ ईमानदारी से पैसा देके काम होता है या नहीं होता है? भ्रष्टाचार तहसीलदार के पास है कि नहीं है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, स्कूल सिस्टम आप देख लीजिए, इतने गंदे गंदे बाथरूम है स्कूलों के। दिल्ली के अंदर समझ नहीं आता है। हमारी सरकार थी, दिल्ली में बच्चा फ्रेंच पढ़ता था, अंग्रेजी पढ़ता था, हमारे जर्मन इटालियन सिखाया जाता था। और उत्तर प्रदेश में क्या सिखा रहा है? नया स्कूल बनाने की कोई प्राथमिकता नहीं है। अस्पतालों में एक एक बिस्तर पे 3-3 डिलीवरियां होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। स्वास्थ्य का कोई समाधान नहीं है, समय की मर्यादा है। मैं और भी विषय रखना चाहता था, लेकिन मैं आपको संगम के तट पर संकल्प लेकर कहना चाहता हूं, आप भारत के सबसे तीसरे बड़े दल के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी बढ़ रही है। गुजरात में हमको 42 लाख वोट मिला है, पंजाब में हमारी सरकार है, उत्तर दिल्ली के अंदर हम लोग बहुत ताकतवर हैं। आने वाले समय में हम निर्णायक भूमिका में रहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अटल जी तो बोलते थे, लेकिन अटल जी की कोई सुनता नहीं है। आज मुरली मनोहर जोशी जी ने भी बोल दिया कि सरकार अगर रिश्वत देगी तो वो सरकारें न्याय संगत काम नहीं करेंगी। इन्हीं के कई नेताओं ने बोल दिया है। इसलिए मैं भाजपा के भी कुछ ईमानदार जो हार्डकोर कार्यकर्ता हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्यों इन बेईमानों के चक्कर में पड़े हो? आ जाओ मेरी तरफ, तुम भी यहां पर, हमारा रास्ता खुला हुआ है। हम सब मिलकर के आपके लिए एक नया रास्ता बनाएंगे। और मैं संकल्प लेकर कहना चाहता हूं, अटल जी कहते थे, लेकिन मैं कह रहा हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलेगा। उत्तर प्रदेश में झाड़ू, उत्तर प्रदेश में झाड़ू, उत्तर प्रदेश में झाड़ू। सुल्तानपुर से लोग आ गए हैं। सुल्तानपुर के लोगों को सुगंध आती है, जैसी संजय जी का टाइम आता है बोलने का, वैसे ही आ जाते हैं हर एक भाषण में। इसलिए हम भी अब अपना मंच आदरणीय सांसद जी को देंगे। सांसद जी आपको ही सुनने के लिए बैठे हैं लोग, लेकिन सांसद जी पार्लियामेंट में, अब इस बार विधानसभा में मैं भी नहीं छोड़ूंगा इनको दिल्ली में। आपको भी पार्लियामेंट में धारना है। हम सब मिलकर इनका जीना हराम करेंगे। हम कहेंगे न्यायपालिका बेहतर न्याय करे, कार्यपालिका बेहतर कार्य प्रणाली को समझे, और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। और आदरणीय सांसद जी, आपकी इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के भी प्रदेश अध्यक्ष साथ साथ चले हैं।
मैं इनका भी मन से धन्यवाद करता हूं। जोरदार ताली बजाइए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, क्योंकि मैं खुद बिहार का हूं। मैं भी मजबूरी में दिल्ली गया था, रोजी रोटी नहीं थी, लेकिन खैर कोई नहीं, आने वाला समय हमें बताएगा। जो कमाएगा वो खाएगा, और हमारा कमेरा पुत्र उत्तर प्रदेश के हैं श्री संजय सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।